फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इतना छोटा बन गया, इतना छोटा बन गया। इसको और फोल्ड करेंगे तो कॉइलिंग होता है। ये कॉइलिंग किसकी मदद से होता है? स्टोन कोटिंग का। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही जीरो से देखने वाले होंगे, बहुत ही बेसिक से देखने वाले होंगे। तो हेलो एवरीवन, तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो मोस्ट अवेटेड टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के ऊपर होगा। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इस टॉपिक को अगर आप हल्का में लेते हो तो आपके लिए गलत फहमी है, क्योंकि इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन डायग्राम बेसिस पे बन सकता है, केस स्टडी बेसिस पे बन सकता है, और इस टॉपिक का जो आपका को रिलेशन होता है वो आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है। दोनों मिला के अगर हम देखते हैं तो इस चैप्टर में भी कुछ डीप कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझना होता है वेरिएशन से रिलेटेड, ताकि आप क्या करो कि आप हेरिडिटी चैप्टर में आप अच्छी तरीके से जेनेटिक्स को समझ सको। तो बोल सकते हो कि हमारा जो जो चैप्टर होता है जेनेटिक्स का स्टार्टिंग रिप्रोडक्शन चैप्टर से ही हो जाता है। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर दैट मींस कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लांट के ऊपर बात करेंगे, फिर एनिमल्स के ऊपर बात करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही जीरो से देखने वाले होंगे, बहुत ही बेसिक से देखने वाले होंगे। तो अगर आपने क्लास में नहीं आया है, एब्सेंट हो, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इस बात का आप गारंटी रख लो कि एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जाएगा, आपको सारे चीज आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं आज के साथ। देखो, जो हमारा लेक्चर है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, और कोई भी चैप्टर को आप इजी में मत लो कि आपको सब चीज आता है। खासकर इस चैप्टर के साथ क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको सब चीज आता है। जो हमारे पास टॉपिक है, हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर डेफिनेशन क्या है। अगर हम टॉपिक का डेफिनेशन को बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है एक नया इंडिविजुअल्स अपने ही तरह अपने ओन टाइप, चाहे वो असेक्सुअल मेथड के थ्रू करे या सेक्सुअल मेथड के थ्रू करे। असेक्सुअल मेथड के थ्रू कर रहा है, दैट मींस वहां पे सिंगल इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी तरह का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर टू इंडिविजुअल्स है, दैट मींस कि वहां पे मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। और वहां पे हमारा जो प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन जो टेक प्लेस होगा, दैट मींस कि फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, दैट मींस कि मेल पेरेंट्स अलग के हैं और फीमेल पेरेंट्स अलग है, तो वेरिएशन देखने को मिलेंगे। और हमारा वेरिएशंस क्या होता है, इवोल्यूशन को लीड करता है। तो हम लोग आगे देखते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि या तो ऑफस्प्रिंग या जेनरेट। तो आपको बहुत सारा जगह पे आपको प्रोजेनी दिखेगा, आपको बहुत जगह जगह पे ऑफस्प्रिंग दिखेगा। दे ऑल आर सेम थिंग्स। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसे प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग को बनाता है। ये आपको मेनली आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी वर्ड दिखेगा और ये ऑफस्प्रिंग आपको सेक्सुअल में दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं। सर अगर रिप्रोडक्शन है तो सर इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो सबसे पहले मेरा बात ध्यान से सुनना। अगर सिंपल सा आप सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या स्पीसीज का पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। क्या हमको एक बात बताओ कि जो भी स्पीसीज अगर डेथ हो रहा है तो उसको उसका प्लेस के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन सीधा सा बात है कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक है, तो सीधा सा समझना है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर हर एक स्पीसीज को मेंटेन करके कौन रखता है, प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो नेचर ने ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन एक ऐसा चीज बनाया ताकि वो अपना पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। ठीक है सर, रिप्रोडक्शन क्या था? बायोलॉजिकल प्रोसेस था। क्या होता है सर इसमें? ऑफस्प्रिंग अपने जैसा प्रोड्यूस करता है, जिसको हम प्रोजेनी बोल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं, या फिर न्यू बेबी बोल रहे हैं। सीधा सा समझना है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आता है कि इट क्रिएट्स वेरिएशंस। ये क्या क्रिएट करते हैं? वेरिएशंस। किसका बात कर रहा है? पक्का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है। इन डीएनए विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। अब ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। पहले के ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? चिंपैंजीज थे। फिर उसके बाद थोड़े से डेवलप्ड हुए तो हमारे बहुत सारे ना ड्रिप्टोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निहेंद्रस, फिर उसके बाद होमोसैपियंस, फिर हम लोग आए ना। तो ये जो हमारा इवोल्यूशन हुआ ये किस बेसिस पे हुआ? कहीं ना कहीं डीएनए में बहुत सारा बदलाव आ रहा होगा, जिसके कारण से बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे। हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग गुड़क गुड़क के चलते थे। दैट मींस चिंपैंजी को देखोगे तो मतलब कि जैसे एनिमल्स चलते हैं वैसे चलते थे। पर अगर हम बात करते हैं कि अभी ऑर्गेनिजम्स ने अपने डिमांड और अपने पर्पस को बदला, और उसके बाद जिसके हिसाब से बहुत सारे बदलाव आए, और अभी हम लोग का क्या है कि माइंड इतना डेवलप्ड हो गया। हम लोग खाना बहुत पहले एंशिएंट लोग खाना पका के खाना सीखे, तो क्या हुआ कि सारा जो ब्लड था, ब्लड सर्कुलेशन था, वो हमारे ब्रेन तक जाने लगा। ब्रेन का मसल डेवलप्ड हुआ, ब्रेन डेवलप्ड हुआ। इससे पहले क्या होता था कि कच्चा खाना खाता था, जिसके कारण से क्या होता था कि ब्लड सर्कुलेशन सारा स्टमक में जाता था। ठीक है, तो यहां से एक लॉजिक तो अभी भी मिलता है कि आप जितना
कम खाओगे और अच्छी तरीका से खाओगे तो प्रॉपर्ली आपका मेंटेन रहेगा, तो आपका एनर्जी भी मेंटेन रहेगा और आप काम भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज आपको नींद ज्यादा आएगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका स्टमक में जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि सर रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, एडवांटेज रिप्रोडक्शन का क्या है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज या किसी भी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब देखो, it create variations of DNA which lead to the stability of species, it helps in evolution of species। इसका काम क्या है, ये इवोल्यूशन कराता है किसी भी स्पीसीज का, मतलब कि स्पीसीज में जो इवोल्यूशन आ रहा है, इवोल्यूशन मतलब कि सीधा सा समझना, तुम अपने दादाजी को देखो और तुम अपने आप को देखो, या अपने पापा को देखो और अपने दादा को देखो, देयर इज जनरेशन गैप, जो तुमको दिखेगा कि बहुत सारे इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब कि थिंकिंग लेवल पे भी और हर एक चीज पे। ठीक है, उस वक्त के जो डिस्कवरीज हुए हैं और अभी के डिस्कवरीज को कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ही तो कर रहा है, तो उसका ब्रेन का भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इवोल्यूशन ना। तो इवोल्यूशन दैट मीन्स कि जो हमारा पास्ट से लेके एंसेस्टर्स से चेंजेस जो देखने को अभी तक मेरे को मिल रहा है, दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है कि ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मैं डलवा दूंगा। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? 2 पॉइंट है मेरे पास। क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा ही बनाते हैं, सेम? ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है क्या सर जी कि ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे बनाते हैं, तो वी नो डैट कि डीएनए नाम का एक चीज होता है सर, जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और कुछ तो बताइए इसके बारे में। अच्छा, हम लोग देखते हैं, अभी तुरंत देखते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। सर डीएनए सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है? अरे सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। सर किस में नहीं होता है? कुछ वायरस में नहीं होता है। बेसिकली कुछ वायरस में ही नहीं होता है क्योंकि उसमें आरएनए होता है, बाकी सारे वायरस में भी, मैक्सिमम वायरस में डीएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल, पर कुछ वायरस में ओनली फ्यू वायरस हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल। बेस्ट एग्जांपल आपने कोरोना वायरस देखा था, कितना परेशान किया था ना, दैट इज ए आरएनए लाइक ए वायरस। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास पॉइंट क्या है कि सर डीएनए जो होता है वो हम लोग को पता है कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर है। जब ये ये अभी क्या है, एक तरह से हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इसका कंडेंसेशन होगा डीएनए का, तो ये क्या बना लेगा, क्रोमेटिन। उसके बाद और कंडेंसेशन होगा तो क्या बना लेगा, क्रोमोसोम्स। सर ये डीएनए जो होता है ना वो डबल मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये एक तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब इसके ऊपर 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 धागा होते हैं। उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके सर, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड हम जेनेटिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, किसी भी सेल के लिए कुछ जरूरी हो या ना हो उसके लिए न्यूक्लियस जरूरी है। न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलिंग सेंटर। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोड होते हैं उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसी तरीका से न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस जो होता है उसमें होते हैं जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीएनए के बारे में तो डीएनए क्या कंटेन करता है, सारे इंफॉर्मेशंस को जो तुम्हारे पेरेंट्स से आते हैं। तो कोई तो माध्यम चाहिए होगा ना। अगर हम आपसे पूछे कि आपको कुछ लेके जाना है तो आप क्या करते हो, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो, मैसेज करने वाला चीज है तो, या कुछ सामान है तो उसको आप क्या करते हो, पोस्ट करवा देते हो। ठीक है, उसी तरीका से अगर किसी ह्यूमन बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना है या फिर कोई हमारे पॉपुलेशन को बढ़ाना है और उस पॉपुलेशन में उस चीज को डालना है तो किस माध्यम से डालेंगे, किस माध्यम से डालेंगे, वी हैव अ न्यूक्लियस दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज अ डीएनए, और डीएनए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सारे कैरेक्टर्स को, सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स को और ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। दिस इज द रीजन दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब अगर हम बात करते हैं कि सारे इंफॉर्मेशंस को कैरी करके हमारे कैरेक्टर्स के पास पहुंचाता है, अब बात आता है कि सर ये होता कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे, देख लेते हैं हम लोग इसका लोकेशन कहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को पास करता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन। सर ये जो हमारा डीएनए होता है ना, ये जो हमारा डीएनए है, अगर हम बात करते हैं ये हमारा जैसे कि न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या सेल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना, ये मान लो ये एकदम छोटा सा ऑर्गेनिजम्स है, ये डिवाइड करके 2 बना दिया और ये खुश है, अरे भाई हम तो सेल डिवीजन भी कर लिए और रिप्रोडक्शन भी कर लिए। तो इससे हमको एक बात तो समझ में आ गया सर कि बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन कॉमन प्रोसेस है। क्लास 11 के एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है, इन सम लोअर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर द कॉमन थिंग्स। ओके, तो ये हम लोग का बात था। अगर हम बात करते सर आप क्या बताना चाह रहे हो, देखो ध्यान से, हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके सर जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है।
ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन भी दो तरह का होता है और ऐसे सेल डिवीजन का तो एक चैप्टर ही है, पर हम लोग वहां नहीं जा रहे, अभी यहाँ पे आ रहा है कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में है ना, तो ये बात तो हमको समझ में आ गया कि सेल में मेनली क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अगर कुछ डीएनए के मतलब बोल सकते हैं कि कुछ फॉर्म्स होते हैं जो हम आपको बताएं, उसका हम डेफिनेशन भी आपको लिख दिए हैं, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन का अगर हम बात करते हैं तो क्रोमेटिन क्या, अरे भाई धागा को बस उलझा दो तो क्रोमेटिन बन जाएगा। दैट मींस कि स्केटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पूरा डिस्पर्स है, स्केटर्ड फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। फिर हमारे पास बात है कि सर क्रोमोसोम्स क्या होता है जी, क्रोमोसोम्स क्या होता है, हाईली कॉइल्ड, दैट मींस कि ये वाला स्टेज, ये तो सबसे पहले डीएनए, इसको थोड़ा कंडेंस कर क्रोमेटिन, इसको और कंडेंस कर क्रोमोसोम्स, तो ये क्या है, हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है, हमारा ये क्रोमोसोम्स विजिबल होता है। तो हमारे पास दोनों तरह का बात समझ में आ गया। सर क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, ओके सर जी। जब आप पढ़ोगे जेनेटिक्स तो उसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए का लेंथ भी लिखा हुआ है 2.2 मीटर होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो उसमें आप पढ़ोगे जैसे कि 5 बैक्टीरियोफाज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे आप ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी पढ़ोगे जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। उसमें क्या होता है कि डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स में कैलकुलेट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब कि हम लोग डीएनए को बेसिकली, कोई भी डीएनए का यूनिट क्या होता है, अगर हम डीएनए का बात करते हैं कि डीएनए किस चीज से बना हुआ है, तो डीएनए हमारा एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा डीप और जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, ध्यान से समझना, चलो यहाँ पे, हाँ सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, जो हम बोलना चाह रहे हैं। हमारे पास क्या बात है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास डीएनए होता है ना, जो हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए है, इसका अगर हम इस फ्रेगमेंट को काट के अगर जूम करें तो हमको क्या दिखेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स भी बहुत सारे पेंटोस शुगर, दैट मींस कि नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पिरामिडिन्स, जिसमें हम बात करते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के बारे में। और उसके बाद हमारे पास पेंटोस शुगर होते हैं जो आप क्लास 12 के मॉलिक्यूलर में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बात है जो आपको समझाना यहाँ पे है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए और डीएनए का लेंथ होता है सर 2.2 मीटर। अरे भाई इतना लंबा डीएनए और हमारे न्यूक्लियस में कैसे है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आप किसी भी चीज को, आपको अगर अब बहुत बड़ा चीज है तो जैसे कि आपके पास क्या ये वायर है, ठीक है, आपके पास क्या ये वायर है, इसको हम लोग ऐसे रखना चाहेंगे तो ऐसे ये ज्यादा जगह लेगा। अगर हम इसको चाहेंगे कि इसको हम छोटा सा स्पेस में रख दे तो इसको क्या करेंगे, हम फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इतना छोटा बन गया, इतना छोटा बन गया, इसको और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करेंगे तो कॉइलिंग होता है। ये कॉइलिंग किसके मदद से होता है, हिस्टोन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। सर हिस्टोन प्रोटीन क्या प्रोकैरियोटिक में भी होगा क्या, सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन लाइक प्रोटीन होता है, जो आप पढ़ोगे आगे के क्लास में, आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, क्रोमोसोम्स का बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स जो होता है वो 46 क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमको देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर बात करते हैं। अब उसके बाद सर आप हमको एक बात बताओ, जीन क्या, तो अगर हम जीन का बात करते हैं तो जीन के बारे में क्या समझना है सर, जीन मतलब होता क्या। सबसे पहले समझो कि हम लोग बात किए थे सर ये हमारा डीएनए है, ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिए, बार बार डीएनए से बनाएंगे और टाइम पास करेंगे और ये चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, ये डीएनए है और डीएनए के पास होते हैं कुछ, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, उसी तरह क्या होता है जीन के पास उसका घर होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। उस फिजिकल एड्रेस का नाम हम लोग बोलते हैं लोकस। लोकस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है किसी भी जीन का। जैसे मान लो इसको लोकाई वर्ड भी बहुत जगह है, मान लो लोकस 1 है ये, ठीक है, और इस लोकस 1 पे क्या होता है, आई कलर का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस लोकस 1 पे अगर मान लो क्रोमोसोम्स नंबर कितना है, 16 है, तो अगर राम के पास क्रोमोसोम्स नंबर 16 पे अगर हमारा क्या होगा, ये हमारा आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा, तो श्याम के पास भी क्रोमोसोम्स नंबर 16 पे ही, क्रोमोसोम्स नंबर 16 पे ही आई कलर का जीन होगा। ये बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम्स नंबर 17 पे ब्लैक हेयर कलर का होगा तो इतना समझ लेना कि यहाँ पे ब्राउन हेयर भी हो, पर ये भी क्या होगा, क्रोमोसोम्स नंबर 17 पे क्या होगा, हेयर कलर का होगा। तो सर यहाँ से 2-3 वर्ड या मतलब 2-3 वर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी की इस क्लास के लिए, आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, पर मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको कि सर जीन होता क्या है। ध्यान से समझो,
जीन किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, किसी सेगमेंट ऑफ डीएनए में होता है, मतलब किसी सेगमेंट नहीं, पूरा जीन पूरा डीएनए में ही होता है। सर क्या हमारा जो जीन होता है क्या क्रोमेटिन में होता है क्या सर? हाँ होता है। क्या क्रोमोसोम्स में होता है क्या? होता है जी। इसमें यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, सेगमेंट सेगमेंट में होगा, और सेगमेंट को लोकस बोलते हैं जहां पे जीन होता है। और जीन क्या करता है? हमारा जीन एक स्पेसिफिक सेगमेंट है और पार्ट है किसी डीएनए का जो इंफॉर्मेशन को रखता है, हर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रखता है पर्टिकुलर करेक्टर के लिए। पर्टिकुलर करेक्टर मतलब आई कलर, स्किन कलर, हाइट कलर, तुम्हारा हर एक फिजिकल अपीयरेंस, हर एक करेक्टर को कहां पे होता है? जीन के फॉर्म में स्टोर होता है। सो मेनी मिलियंस ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन आवर डीएनए, और बेसिकली और वहां पे वो फिक्स क्रोमोसोम्स नंबर में जीन होते हैं। दैट मीन्स कि अगर क्रोमोसोम्स नंबर 15 में स्किन का कलर तुम्हारे बॉडी में है, तो क्रोमोसोम्स नंबर 15 में स्किन का कलर जो होगा हमारे बॉडी में भी होगा। दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है सबके बॉडी में। अगर ह्यूमन है तो सब सारे ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है। क्रोमोसोम्स नंबर सेम होने के कारण अब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं सर हमको क्या क्या पता लगना है, सर जीन क्या होता है? एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, पार्ट होता है डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास देखो जीन है, यहाँ पे हमने डीएनए को बनाया है, और ये सुंदर सा जो डीएनए है ये जीन फॉर ब्लड ग्रुप, ठीक है, जैसे मान लो ये ब्लड ग्रुप के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग रखेगा कि तुम्हारे पेरेंटर को क्या ब्लड ग्रुप था और तुम्हारा क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जीन है आई कलर के लिए, तो ये जीन जो आई कलर के लिए होगा ये हमारा आई कलर के लिए डिटरमाइन करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि इस लोकस वर्ड का मतलब है कि फिजिकल एड्रेस फॉर जीन। फिर दूसरा बात सर आप हमको ये बताइए, ये जो हमारे पास जीन है, ये जो हमारे पास जीन है, अगर इसका क्रोमोसोम्स नंबर 15 होगा राम के पास, तो श्याम के पास भी ब्लड ग्रुप का जो क्रोमोसोम्स नंबर होगा 15 ही होगा। इस तरीका से आपको सोचना है कि क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स होता है। अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है कि सर इस पॉइंट के रिगार्डिंग डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। हम मेरे पास जो डीएनए होता है जो रेप्लिकेट होके बनता है, डीएनए क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है, अलग अलग इंफॉर्मेशंस का प्रोटीन्स बनाता है। तो जीन जो होता है, डीएनए जब प्रोटीन बनाता है तो हमारा डीएनए क्या है? स्ट्रक्चर है। जीन क्या है? फंक्शंस है। ये क्लास 12th में एक लाइन लिखा हुआ है 12th के एनसीईआरटी में, डीएनए इज स्ट्रक्चर। उसके ऊपर जो जीन है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। दैट मीन्स कि जीन क्या है? प्रोटीन। जीन हमारा क्या अलग अलग प्रोटीन बनाता है कि किस जीन्स में किस सेगमेंट का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक ओवरव्यू हम लोग ले लिए। अब हमारे पास ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सर ये कैसे हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का बात करते हैं। हमारे पास मेल पेरेंट्स है जिसको हम स्पर्म बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म है। फीमेल गैमेट के पास एग और ओवम जिसको बोल रहे हैं, आपस में फ्यूजन हुआ और हमारे पास जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के बहुत सारे स्टेज होते हैं, ब्लास्टुला, मोरुला, वो आपको नहीं जाना है। एम्ब्रियो ये है आपका, और एम्ब्रियो से आपके पास जो बना, हमारे पास एम्ब्रियो से जो आपके पास बना है दैट इज ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स बना है आपके पास, ये देखो चुन्नू सा बेबी बना है। दैट मीन्स कि सबसे पहले मेल पेरेंट्स का स्पर्म, फीमेल पेरेंट्स का ओवा, फिर जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से हमारे पास क्या बना? ये एम्ब्रियो से हमारा ऑर्गेनिजम्स बना। फिर 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड चला। उसी तरीका से एक और एग्जांपल हमारे पास अमीबा का है। हमारे पास एक छोटा सा यूनिसेलुलर अमीबा है, अकेले है पर अकेले ही काफी है, ये एटीट्यूड रखता है। ये वो बेचारा अकेले है पर डीएनए डुप्लीकेशन कर रहा है, डीएनए का कॉपिंग कर रहा है। सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हुआ, बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स है, उसका भी डुप्लीकेशन हुआ। फिर से 2 डॉटर में हुआ, हम इसका डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, फिर वो डॉटर सेल्स में बनते हैं, ठीक है। फिर वो क्या डॉटर सेल्स में बनते हैं। माइक स्लिप कर रहा है भाई, अब आगे देखते हैं, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में बेसिकली, तो आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ऐसे ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपिंग एंड एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो अगर हम बात तुमसे पूछे कि सर बेसिक इवेंट क्या है हमारा डीएनए का, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि सर बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का क्रिएशन करना। किस चीज का सर? डीएनए कॉपिंग का क्रिएशन करना। किस चीज का क्रिएशन करना? डीएनए कॉपिंग का क्रिएशन करना। और दूसरा बात एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनेल्स का। क्या मतलब है सर इस बात का? तो एक्सप्लेन करो थोड़ा सा मेरे को। तो बेसिक इवेंट क्या होता है रिप्रोडक्शन का? क्रिएशन करो भाई, क्रिएशन। किस चीज का? डीएनए का कॉपिंग का क्रिएशन करो। ये हमारे पास डीएनए है और इस डीएनए का क्या करो तुम? कॉपिंग करो। और ये डीएनए का जो तुम कॉपिंग कर रहे हो, ये तो न्यूक्लियस का कॉपिंग हो रहा है। इसका मतलब हाँ सर न्यूक्लियस में ही कॉपिंग हो रहा है। दैट मीन्स कि सर इसमें कुछ सेलुलर एपरेटस है जो एनसीईआरटी लिखता है आपके बारे में कि सेलुलर एपरेटस का भी क्या होता है? कॉपिंग होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जब हमारे पास 2 सेल बन रहे होंगे तो इसके सेलुलर एपरेटस में भी कुछ कॉपिंग हो रहे होंगे। इसमें गोल्जी बॉडीज है तो इसमें भी गोल्जी बॉडीज, और बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स कॉपी
हो रहे होंगे जब हमारा डिवीजन होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेलुलर एपिटस। सेलुलर एपिटस का मतलब सेल का ऑर्गेनेज, जहाँ पे मैंने इजी भाषा में लिख दिया है कि रिप्रोडक्शन में क्रिएशन होता है डीएनए कॉपी का, और साथ साथ एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी कॉपी होते हैं। जो प्रोसेस होता है डीएनए कॉपिंग का, हमारे पास जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, विल हैव सम एरर। उसमें क्या, अगर कुछ एरर आए विच लीड टू वेरिएशंस, एज रिजल्ट द डीएनए कॉपिंग जनरेशन विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ऑर्गेनिजम्स। देखो ध्यान से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम तुमसे पूछते हैं क्या लगता है कि डीएनए कॉपिंग होगा तो क्या सारा चीज सिमिलर होगा? नहीं जी, ये मे भी आप बोल सकते हो कि सिमिलर हो पर आइडेंटिकल ना हो। देयर इज ए सम एरर जिसके कारण से क्या होते हैं, इवोल्यूशन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये डीएनए है, यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया, टी आया, ठीक है, यहाँ जी था, यहाँ सी आ गया, यहाँ पे सी था, यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी आ गया। सर ये ए और टी और जी क्या होता है? सर ये नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस हमारा दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पिरामिडिन्स। ठीक है, एक होता है प्यूरिन्स, प्यूरिन में होते हैं एजी, एडेनिन, ग्वानिन। पिरामिडिन में क्या आते हैं, लिख लो अभी, ठीक है। पिरामिडिन में आपके आएंगे साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, ठीक है, यही सब आएंगे। तो आपके पास प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का बात कर लिए, एडेनिन, ग्वानिन, और उसके बाद पिरामिडिन में आप प्यूरिन्स हो गया, पिरामिडिन में आपके पास साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, ये सारा चीज आपका नाइट्रोजन बेस है जिससे आपका क्या है, डीएनए बना हुआ है। आप 12th में इसको पढ़ोगे और डिटेल में। यहाँ से तो अब हम लोग को इतना बात समझ में आ गया कि सर हम लोग क्या है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं दिखते हैं, मतलब एकदम मतलब हम आइडेंटिकल तो नहीं है, सिमिलर भलो है। ठीक है, तो वी आर सिमिलर। क्योंकि क्यों हम लोग सिमिलर आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे मदर का बैकग्राउंड अलग हुआ, मेरे फादर का बैकग्राउंड अलग हुआ, उनके पेरेंटल कैरेक्टर अलग होंगे, और मेरे फादर के अलग पेरेंटल कैरेक्टर होंगे, मदर के अलग होंगे। तो जिसके कारण से हम सिमिलर नहीं दिख सकते, आइडेंटिकल नहीं दिख सकते, सिमिलर दिख सकते हैं। बट अगर आगे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे क्या होगा, चीजें आइडेंटिकल दिखेंगी। जैसे कि अगर आप बात करते हो बडिंग में होगा, फ्रेगमेंटेशन में होगा, ये सब में चीजें आइडेंटिकल होगी। अगर आप आगे देख रहे होगे जहाँ पे आप देखोगे कि आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वहां पे भी आइडेंटिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, टू प्रोजेनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी के कारण दैट मीन्स कि टू मैच्योर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टू हमारा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वहां पे क्या है, हमारा आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आ गया कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, सिमिलर कब होगा, आइडेंटिकल कब होगा। सिमिलर जब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइडेंटिकल कब होता है, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आइडेंटिकल में वेरिएशन नहीं दिखते हैं, और क्योंकि एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल में तो हमारा टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम वेरिएशन दिखता है। फिर हमारे पास वर्ड आता है, सर वेरिएशंस का मतलब क्या, और डिटेल में बताओ। क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना, तो क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखते, देखो जो हमारे पास वेरिएशंस है, वेरिएशंस आर डिफरेंसेस प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हो वेरिएशन वो डिग्री है जो आपके पेरेंट्स से आप में कितना भिन्नता है, ऑफस्प्रिंग में और पेरेंट्स में कितना डिफरेंसेस है, दैट इज वेरिएशंस। ठीक है, तो वेरिएशंस को अगर हम एक वर्ड में समझते हैं तो ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस, वेरिएशंस क्या है यहाँ पे, वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल्स में उसके पेरेंट्स से क्या, हम एक डेफिनेशन और बोलते हैं, आप उसको भी लिख सकते हो। वेरिएशन इज द डिग्री दैट मेजर द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। क्या डिफरेंसेस है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, दैट इज वेरिएशंस। वही तो वेरिएशंस है ना, कि वेरिएशंस कितने आए, किसके कारण से उसमें कितना बदलाव आया। देखो ध्यान से, अगर हम सिग्निफिकेंस का बात करते हैं, दैट मीन्स कि इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिएशंस मदद करता है ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में, हमारे बदलती इन्वायरमेंट में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में हम लोग क्या है, वेरिएशंस के माध्यम से ही बदल पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल बुक में दिए हुए, जैसे एक बैक्टीरिया का कॉलोनी है, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें क्या है, वेरिएशंस नहीं आए पर किसी में वेरिएशंस आ गए हैं। तो वेरिएशंस आने के कारण मतलब एडेप्टेबिलिटी आ गया है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब जैसे कोई 52 डिग्री सेल्सियस में ही हालत खराब हो गया, कोई 70 डिग्री सेल्सियस तक भी कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स कि उसमें तो कुछ वेरिएशंस आए, सर्वाइबिलिटी आए, तो जिसमें वेरिएशन देखने को मिला वो सर्वाइव बेटर कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है हमारे पास कि वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट कराता है किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में, वेरिएशन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी किसी भी स्पीसीज को, और मदद करता है इवोल्यूशन में। वेरिएशंस इन डीएनए रिजल्ट इन द वेराइटीज ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और जिसके कारण से एक नया स्पीसीज का निर्माण होता है। तो कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ से, क्योंकि वेरिएशंस हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर एक छोटा सा टॉपिक अगर हम देखते हैं
कि हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल अब यहाँ पे बचा है हमारे पास, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये लेक्चर 1 था हमारा। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। वेरिएशंस के ऊपर हम लोग आज बात किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आप लगे रहो, क्योंकि आपको सारा सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हो या फिर घर पे अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर अलोन। ठीक है, आपके पास लेक्चर जा रहा है, आप आराम से देखो। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एटीट्यूड होता है ना, कि आप अकेले हो या अकेले ही काफ़ी हो। ठीक है, तो ये एटीट्यूड रखो कि आप अकेले हो या अकेले ही काफ़ी हो, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।